पे मैं हूं प्रयोल और आप देख रहे हैं कैश विनर। आज की जो बात निकल के आती है वो आती है प्रोसेसर की। हर स्मार्टफोन बिना प्रोसेसर के पूरी तरीके से अधूरा है। उसके अंदर प्रोसेसर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोसेसर हर चीज़ में काम आता है। जहाँ तक कि आप अपने डिस्प्ले को टच भी करेंगे तो प्रोसेसर काम करने लग जाएगा। तो अब यही बात निकल के आती है कि आपको कैसे पता चले कि किसी स्मार्टफोन का प्रोसेसर अच्छा है, किसी का ख़राब है। उन्हीं से टॉपिक्स के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे और बताएंगे कि प्रोसेसर में क्या क्या आपको देखना चाहिए खरीदने से पहले, प्रोसेसर का मेन क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोसेसर कैसे डिज़ाइन किया जाता है, कौन उसकी डिज़ाइनिंग करता है, कौन उसकी फैब्रिकेशन करता है, कितने कोर्स होते हैं, कितने एनएम पे काम करता है। इन सभी टॉपिक को पूरी तरीके से मैं क्लियर करने वाला हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ निकल के आती है, सब प्रोसेसर पे लिखा रहता है ये 10 एनएम का है, ये 12 एनएम का है, ये 11 एनएम का है, ऐसे करके लिखा रहता है। एनएम है क्या, उसको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा प्रोसेसर क्या है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर अगर आपने स्टार्टिंग से तो ये पूरी वीडियो देख ली तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप हर स्मार्टफोन खरीदने से पहले आप खुद ही बता दोगे 1-2 सेकंड में कि इसका प्रोसेसर कैसा है। स्टार्ट करते हैं। तो अब मैंने जैसे बताया कि एनएम जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है, एक इतनी बड़ी प्लेट होती है सिलिकॉन की, उसी ही के ऊपर जो डिज़ाइनिंग करी जाती है, जैसे कि आपकी बॉडी है, इसकी डिज़ाइन है जैसे हम लोग की बनी है करोड़ों साल में, उस वैसे ही हम लोगों को प्रोसेसर की भी डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है। उसके अंदर भी बहुत से कंपोनेंट्स को अलग अलग जगह पे अरेंज करना पड़ता है। वो करता है आर्म। आर्म एक कंपनी है प्रोसेसर को फैब्रिकेट करती है। आर्म करता है, इंटेल करता है, और कुछ कंपनीज हैं वो सब कुछ इतनी मायने नहीं रखती। तो इन्हीं दोनों मेन कंपनीज पे देखते हैं। जितने अच्छा आपका फैब्रिकेशन होगा उतनी अच्छी तरीके से वो डिज़ाइन किया जाएगा, उतने ढंग से उसके अंदर कंपोनेंट्स को अरेंज किया जाएगा, उतना अच्छा वो काम कर पाएगा। अब ये आता है कि नक्शे से काम का क्या लेना देना। अब मैं आपको आपकी बॉडी से समझाता हूँ। जैसे कि आपके ये दोनों हाथ यहाँ पे हैं, आपको कोई चीज़ उठानी है, आपने नीचे से ऐसे उठा ली, पर अब यही मानो ये हाथ आपका आपकी कमर पे होता तो आपको नीचे से ऐसे करके उठाना पड़ता तो प्रॉब्लम होती। इसीलिए जो उसका फैब्रिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद टॉपिक निकल के आता है कोर्स का। कोर्स क्या होते हैं? कोर्स जो होते हैं, आप सिंपल से समझ लो कि एक प्रोसेसर के हाथ हो गए। जैसे मेरे पास 2 हाथ हैं तो मेरे 2 कोर्स हो गए, किसी के पास 4 हाथ हैं तो उसके 4 कोर हो गए, किसी के 6 हाथ हैं तो उसके 6 कोर्स हो गए। अब बात आती है कि जितने ज़्यादा कोर्स होंगे उतना ज़्यादा प्रोसेसर अच्छा होगा, तो ऐसी बात नहीं है। कोर्स के ऊपर प्रोसेसर की परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं डिपेंड करती। वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है, कोर्स को किस तरीके से बनाया गया है, उसकी कोर्स को कितनी पावर मिलती है, और कोर कैसे कैसे डिज़ाइन किए गए हैं। हर कोर को सेम पावर नहीं दी जा सकती। उसके पीछे का एक रीज़न है। जैसे कि आपका कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को अगर उतनी ही पावर दी जा रही है जितनी आपको सर्फिंग को चाहिए, सब कुछ को चाहिए, तो बैटरी आपकी ज़्यादा खींचेगा, और जब बैटरी ज़्यादा खींचेगा तो बैटरी ड्रेन फास्ट होगा। तो सारे कोर्स को एक पावर नहीं दी जाती, इसीलिए मेन रीज़न है। और उसके बाद अगर सारे कोर्स की पावर अलग अलग है तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपके सारे कोर्स में से जो सबसे अच्छा कोर हो उसकी परफॉर्मेंस किस लेवल की हो। जैसे कि अब बहुत से फ़ोन में आता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, उसके अंदर सिंगल कोर काम करता है सामने के स्क्रीन पे, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ आपको डिस्प्ले पे कुछ लाइट्स दिखानी है, उसे इतनी ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस नहीं चाहिए आपको, तो आपकी बैटरी ड्रेन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाती है। अब बात आती है कि कोर्स क्या पावर ज़्यादा खींचते हैं। वो डिपेंड करता है कि कोर्स कैसे हैं। अगर कोर्स को इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि वो आपको परफॉर्मेंस दें तो वो पावर ज़्यादा खींचेंगे, और अगर कोर्स को इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि आपके सिर्फ कुछ टास्क कर लें, जैसे कि आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, आपका कैलकुलेटर, आपकी नोटिफिकेशंस सिर्फ दिखाना, तो ये पावर कम खींचेंगे। अब बात आती है एनएम की। जैसे मैंने अभी कहा कि कोर्स होते हैं, अब जैसे मेरे ये 2 कोर्स हैं, तो अब मैं इसके और इसके बीच में जो अगर मुझे कोई डाटा भेजना है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, उसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जैसे कि अभी मान लेता हूँ ये 10 एनएम का प्रोसेसर है, ठीक है। ट्रांसमीटर्स होते हैं उसके अंदर, उसी को यूज़ किया जाता है। अब जैसे कि उन दोनों के बीच में इतनी डिस्टेंस है तो उसी को एनएम कहा जाता है। अब जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी, इन दोनों के बीच में डाटा भेजने की टाइमिंग कम हो गई। अब डाटा भेजने की टाइमिंग कम हो गई तो ये जल्दी काम कर पाएंगे, और जितनी डिस्टेंस कम हुई और टाइमिंग कम हो गई, और जितनी डिस्टेंस कम हुई और टाइमिंग कम हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि एनएम जितना कम हो उतना अच्छा होगा आपका प्रोसेसर। जैसे कि अभी अगर देखा जाए तो सबसे कम एनएम का प्रोसेसर निकाला गया है 7 एनएम का, स्नैपड्रैगन 865+। उसके अंदर एक और काबिलियत है कि वो सारे कोर्स को एक साथ ज्वाइंट करके तब पर भी काम कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोर्स क्या होते हैं, एनएम क्या होता है,
और आपको किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इससे कुछ पता चला हो, आपको फ़ोन खरीदने में हेल्प मिले, तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।